Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। ये स्टूडेंट जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, ये पिछले 31 ईयर से लगातार जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करा रहा है और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से स्टूडेंटों ने अब तक हायर जुडिशल सर्विसेज में HJS ADJ के रूप में, सिविल जज के रूप में, APO के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुए हैं और अब आप लोग की बारी है। देखिए, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो नया बैच 1 मार्च से स्टार्ट होगा वो आप लोग का HJS का होगा, सिविल जज का होगा, APO का होगा। तीनों अलग अलग बैच होंगे। इसके इनरोलमेंट 17 तारीख से लिए जाएंगे। 17 तारीख से इसका एडमिशन लिया जाएगा और जो आप लोग की क्लास चलेगी वो ऑनलाइन रहेगी, गूगल मीट पर रहेगी। क्लास का जो आप लोग का टाइम है वो 8 बजे शाम से 9:30 PM 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आप लोग की। नया पेपर स्टार्ट होगा। आप लोग इसके पहले अपना एनरोलमेंट, एडमिशन सब प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको 1 मार्च से क्लास मिलनी शुरू हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, इसके दोनों नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, 9005078691 और दूसरा नंबर शो कर रहा है 9335144265। जो पहला नंबर है 900507 वाला, ये गूगल पे नंबर है। गूगल पे का मतलब कि आपको पेमेंट इसी नंबर पे करने हैं। और जो कंप्लीट फीस है हायर जुडिशियल की प्री कन्वीनियंस 50,000 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो प्री के लिए 25,000, मेंस के लिए 25,000। इसी तरह जो सिविल जज APO की फीस है जो शो कर रही है उसका 50% प्री के लिए, 50% मेंस के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू की कोई फीस नहीं। आपकी जो क्लास चलेगी इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आप लोग के बीच बीच में 1 महीने में एक बार आप लोगों के लिए किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। एक्सपर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉ के प्रोफेसर्स हैं और इसके साथ साथ जो लोग अभियोजन विभाग से जुड़े हुए हैं जैसे डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, SPO, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये अभी तक आप लोग के चैनल पर आ चुके हैं। आप उनको देखना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सर्च करिए। यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर आपको जितने भी एक्सपर्ट प्रीवियस में आए हैं वो सब आपको दिखने लगेंगे। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है इसमें आप लोग को तुरंत इमिडिएटली कोई ना कोई अपडेट रोज़ मिलती रहती है। कभी कोई वैकेंसी आई, कभी कोई रिजल्ट आया, कभी कोई इंटरव्यू की डेट आई, जो भी होता है आप लोग को तुरंत परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर भेज दिया जाता है। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी नया कोई अपडेट आएगा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जल्दी सब्सक्राइब करिएगा तो आपको आने वाले समय में बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं तो आप 17 तारीख से इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा स्टूडेंटों को एडमिशन नहीं दिया जाता ताकि एक एक स्टूडेंट पर पूरी निगरानी रखी जा सके। तो आप लोग रेडी रहिए और अपने क्लास को स्टार्ट करिए। अपने प्लेट में जो जो बातें आपने लिखी है, अगर उसमें से कोई भी बातें झूठी निकली, गलत निकली, फॉल्स एविडेंस निकला तो आपको ओथ एक्ट में, शपथ अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया। पहला चीज। दूसरा ये कहा गया कि जो प्लेंटिफ है
देखो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो आप लोग को पीडीएफ में भेज ही दिया है, उसको आप लोग देख देख के नोट कर लीजिएगा, बस समझिए खूब अच्छी तरह से। दूसरा ये कहा गया कि जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, जिसके सामने हमने प्लेंट को फाइल किया है, वो प्लेंट फाइल होने के जिस दिन हमने प्लेंट को फाइल किया और प्लेंट कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो गया, उससे 7 डेज के अंदर, हमें कोर्ट में उस पैसे को, उस कास्ट को जमा कर देना है, जिसके द्वारा हम अपने प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को भिजवाना चाहते हैं। कल भी हमने आप लोग के सामने इसको डिस्कस किया था। हिंदी में सुन लो सब लोग। वादी के वाद पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर वादी को अपना शुल्क कोर्ट में जमा कर देना है। कौन सा शुल्क? जो डिफेंडेंट को वाद पत्र की प्रति भिजवानी है। इसको इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझो। प्लेंटिफ का प्लेंट जब कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, उस एक्सेप्टेंस की डेट से विद इन 7 डेज के अंदर प्लेंटिफ को अपने प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को भिजवाने के लिए जो कास्ट है, खर्चे है, वो कोर्ट में जमा कर। दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया, जिसको कल भी बताए थे। तीसरा अमेंडमेंट ये किया गया कि प्लेंट की कॉपी के ऊपर कोर्ट का कवरेज लेटर लगेगा। कवरेज लेटर सम्मन के फॉर्म में होगा। इसको डिफेंडेंट तक पहुंचाया कैसे जाए, अपोजिट पार्टी को कैसे पहुंचाया जाए? तो पहला तरीका तो जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है कोर्ट के एम्प्लाई के द्वारा, वो आज भी चल रहा है। दूसरा तरीका है बाई पोस्ट, वो भी आज चल रहा है। जो पोस्टल सर्विसेज है वो भी चल रहा है। नया क्या जोड़ा गया? नया जोड़ा गया प्राइवेट कोरियर सर्विसेज। आप लोग देखते हैं कि जो लेटर होता है बाई पोस्ट, वो कभी कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, रजिस्ट्री है 7 दिन, और जो ऑर्डनरी भेजते हैं उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं रहती कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो प्राइवेट कोरियर है, जो अच्छे कोरियर है, वो 24 घंटे में डिलीवरी करा देती है लेटर की, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट। थोड़ी महंगी होती है। तो ये कहा गया कि अगर प्लेंटिफ कोरियर सर्विसेज की पैसा देता है तो प्लेंटिफ के प्लेंट को डिफेंडेंट तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट कोरियर को भी यूज कर सकते हो। यही अमेंडमेंट किया गया है। कोर्ट का इम्प्लाई वाला अमेंडमेंट नहीं है, बाई पोस्ट अमेंडमेंट नहीं है, पोस्टल सर्विसेज अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से दिया गया था। अमेंडमेंट किया गया है तो केवल ये अमेंडमेंट किया गया कि प्राइवेट सर्विसेज को, कोरियर को आप यूज कर सकते, ये अमेंडमेंट किया गया। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जिस डेट पर डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के प्लेंट की कॉपी मिल जाए, उससे 30 डेज के अंदर डिफेंडेंट को अपना जवाब कोर्ट में लगा देना है, जिसको कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, WS। अगर डिफेंडेंट को जिस दिन प्लेंट की कॉपी मिले, डिफेंडेंट के साथ कोई कैजुअलिटीज हो जाती है, कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कल हमने बताया था, तो 90 डेज। और 90 डेज में उल्टे सीधे आंसर नहीं देना है, आपको बताना है कि जो 30 दिन है वही बढ़ के हो जाएगा 90 दिन। 30 के बाद प्लस 60 होगा, मतलब मैक्सिमम पीरियड 90 डेज। ये मत सोचना 30 के बाद 90 और 30 के बाद 90 लगाओगे, प्री का आंसर गलत। प्री में आता है क्वेश्चन। मैक्सिमम पीरियड WS फाइल करने की 90 डेज, नॉर्मल कोर्स में 30 डेज, एक्सेप्शनल कंडीशन में 30 + 60 = 90। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये कहा गया अगर डिफेंडेंट का WS कोर्ट में आ जाता है,
जिस डेट पर डिफेंडेंट का WS कोर्ट में आ जाए, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग रखी गई, कोर्ट के ऊपर बाध्यता बनाया गया कि आप विद इन 14 डेज, कोर्ट को 14 दिन का टाइम दिया गया, 14 डेज का। कोर्ट के पास पहले से प्लेंटिफ का प्लेंट की कॉपी रखी हुई है, ओरिजिनल कॉपी, और आज आपको मिल गया डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट। अब दोनों को आप सामने रखिए, प्लेंटिफ के प्लेंट को रखिए, डिफेंडेंट के WS को रखिए, और ये देखिए कि दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या विवाद है। जो विवाद होता है उसी को हम लोग एविडेंस एक्ट में कहते हैं फैक्ट इन इश्यूज, विवादक तथ्य। और कोर्ट हर समय फैक्ट इन इश्यूज पर प्रोसीड करता है। जो चीज़ें एडमिटेड होती है, जो चीज़ें स्वीकार होती है, उससे कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। जो चीज़ें दोनों ने स्वीकार कर लिया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने, उसको कभी भी फैक्ट इन इश्यूज नहीं बनाया जाता है। फैक्ट इन इश्यूज वो होता है दोनों में जो झगड़े हैं, दोनों में जो विवाद है, उसी को बोलते हैं फैक्ट इन इश्यूज एविडेंस एक्ट में। CPC में उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, क्रिमिनल लॉ में उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। ये आपको कोर्ट को बोला गया कि आप 14 दिन के अंदर बना देना। फिर ये कहा गया कि जब इश्यूज बन जाए तो जो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उनको बोला गया 15 डेज, 15 दिन को आपको समय, 15 दिन का समय प्लेंटिफ को दिया जाएगा, 15 दिन का समय डिफेंडेंट को दिया जाएगा। और ये कहा गया कि दोनों लोग अपने अपने विटनेसेस की लिस्ट को कोर्ट के सामने फाइल कर दीजिए। विटनेसेस ऑफ एविडेंस, आप लोग कौन कौन से गवाह, कौन कौन से साक्षी को कोर्ट में लाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप लाएंगे, ये सब आप कोर्ट के अंदर 15 दिन के अंदर जमा कर दीजिए। इसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया कि जो एडवोकेट वकालतनामा लगाते हैं, तो जिन स्टूडेंटों ने कभी वकालतनामा नहीं देखा है, वो किसी एडवोकेट से मांग लें, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिकता है, मैं ख्याल से 1-2 रुपए का मिलता है, या किसी अपने फ्रेंड से पर्ची से कह दीजिए वो आपको PDF भेज दे, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, वकालतनामा की लैंग्वेज को पढ़ डालो। आमिर एक कॉपी आप डाल दीजिएगा बैच नंबर 3 पे, हाँ क्लास के बाद, भूलिएगा नहीं। तो आज जिन्होंने नहीं देखा है अभी, आमिर डाल देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। वकालतनामा वो डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट। क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, करार होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वकालतनामा। तो ये कहा गया कि वकालतनामा में एडवोकेट जब अपना वकालतनामा किसी केस में लगाए तो अपने जूनियर का नाम भी लिखे। एडवोकेट लोग क्या करते हैं, खासकर हाई कोर्ट के एडवोकेट, जब उनके ऊपर इनकम टैक्स देने की बारी आती है तो वकील साहब कहते हैं मेरे पास 10 जूनियर, 12 जूनियर, 20 जूनियर, मैंने कमाया तो ज़रूर 10 लाख रुपए एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन मैंने उसमें से 6-7 लाख रुपए तो जूनियर को दे दिया फीस। तो CPC में कहा गया कौन कौन जूनियर को दिए, नाम बताइए। तो वही जूनियर माने जाएंगे जिनका कि वकालतनामा में आप जिक्र करोगे, जिनका नाम वकालतनामा में नहीं है वो जूनियर नहीं माने जाएंगे। और वही जूनियर को कहा गया कि आप अगर 7 साल तक किसी वकील साहब के साथ काम करते हैं और आप ADJ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हायर जुडिशियल का, तो आप उस केस का जिक्र करिए, किस किस केस में आपका वकालतनामा में नाम है। आप देखे होंगे जो भी जुडिशरी के, हायर जुडिशियल की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप लोग से केस मांगा जाए। और ये कहा गया कि किसी दिन अगर आप बीमार हो गए, बड़े वकील साहब, किसी दिन आप बिजी हैं कहीं पर,
तो जो जूनियर एडवोकेट है वो कोर्ट में अपीयर होंगे और सीनियर एडवोकेट के बिहाफ पर वही जूनियर कोर्ट में अपीयर होगा जिसका नाम वकालतनामा में लिखा होगा। तो ये बाइंडिंग बनाई गई कि आप लोग जूनियर के नाम को रखें, ताकि कभी कभी देखो लोग कहते हैं आज मेरे वकील साहब नहीं आए हैं, नहीं आए, जूनियर आ जाए। आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, नर्सिंग होम जाते हो, अगर बड़े डॉक्टर नहीं है तो क्या ताला बंद हो जाता है? कोई ना कोई तो डॉक्टर वहां रहता है ना, और आपका पूरा इलाज करेगी, नहीं कहेगा आज बड़े डॉक्टर साहब नहीं है आप जाइए कल आइएगा। तो एडवोकेसी में ऐसा क्यों नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, वकालतनामा को बाइंडिंग की। फिर देखिए ध्यान से सुनिए, कभी कभी क्लाइंट ये कहता है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, कि मेरे पास ऐसा एविडेंस है जिसको मैं कोर्ट नहीं ला सकता। कोई बहुत ओल्ड पर्सन है, कोई ऐसा एविडेंस है जो बहुत बड़ा है जिसको हम कोर्ट में नहीं ला सकते। तो ऐसे डिमांड करने पर कोर्ट क्या करता है, सेक्शन 75 सीपीसी में इशू करता है कमीशन। ऐसा करिए, कमीशन भेज के हम पता लगवाना चाहते हैं कि आपका एविडेंस क्या क्या है। कमीशन में जो जाते हैं वो बेसिकली जाते हैं एडवोकेट, ऐसे एडवोकेट जिनका एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कमीशन में नाम रहता है। डिस्ट्रिक्ट जज नाम बनाते हैं कमीशन में कौन से एडवोकेट रहेंगे, उनको सिविल कोर्ट नॉमिनेट करेगी कि आप जाइए और जो इनका गवाह है, ओल्ड पर्सन है या बहुत बड़ा कोई डॉक्यूमेंट है, आप जाके वहाँ पर इंस्पेक्शन करिए और अपनी एक रिपोर्ट बनाइए। एडवोकेट क्या करते थे, जाते आते नहीं थे, वहीं कोर्ट में बैठे बैठे रिपोर्ट बना देते थे 2-4-10 दिन के अंदर। कभी कभी ऐसा देखा गया कि अपोजिट पार्टी से मिलकर रिपोर्ट बना दिए। तो नया जो अमेंडमेंट हुआ 99/2002 का, इस पे ग्रेट चेंजेस किया गया कि जो कमीशन में एडवोकेट जाएंगे उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा वो व्यक्ति देगा जो कमीशन की डिमांड करेगा। जो चाहता है कि मेरे फेवर में कमीशन भेजा जाए वो पैसे को देगा, और साथ साथ ऑडियो वीडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। वो कमीशन में एडवोकेट जहां पर जाएंगे, जिस विटनेसेस का वो एग्जामिनेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसको ऑडियो कैसेट बनाया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी। और सारे जजेस को 99 के अमेंडमेंट के बाद कंप्यूटर दिया गया, लैपटॉप दिया गया कि आप लोग अपने कोर्ट में बैठकर उस वीडियोग्राफी को आप देख सकते हैं, आप ऑडियो कैसेट को सुन सकते हैं। ये ग्रेड चेंज किया गया सीपीसी। फिर देखिए, इसके बाद ये कहा गया कि अगर एडवोकेट चाहे तो अपने आर्गुमेंट को, बहस को रिटन फॉर्म में कोर्ट में जमा कर सकते। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम कम है, आप अपना आर्गुमेंट ओरल फॉर्म में, मौखिक रूप में कोर्ट में नहीं कर सकते, तो आप अपना आर्गुमेंट रिटन फॉर्म में कर। ये अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक कोर्ट में सपोज करें एक दिन में 2 केस का डिस्पोजल हुआ, तो कम से कम 20 केस नए आ जाते हैं। बहुत तेज रफ्तार से केस आ रहे हैं, जजेस की संख्या कम, केसेस ज़्यादा। तो नया अमेंडमेंट में ये कहा गया एडीआर। एडीआर समझते हैं आप लोग? आदित्य, क्या होता है एडीआर? हर्षित, एडीआर क्या होता है? हाँ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस। इसको कहते हैं हिंदी में वैकल्पिक विवाद समाधान। ये कहा गया कि जो प्रॉपर कोर्ट है उसके अलावा भी आप अपने मैटर को निपटवा लो।
क्यों सब लोग कोर्ट ही जाते हो? कोर्ट जाते हो, महंगा भी रहता है, वकील साहब की फीस दो, कोर्ट फीस दो, कितने चक्कर लगाना पड़ेगा इसकी कोई निश्चित। कोर्ट में कितने चक्कर लगाना पड़ता है? क्यों आमिर कितना चक्कर लगवाते हो भाई क्लाइंटों को? वकील साहब थकते हैं? भाई आप थकते हो भाई? कितनी डेट पे आएगा, पैसे ही देगा आपको? क्या बोलते हैं, पैसे ही बोलते हैं आप लोग? हैं? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, अदालत का पूरा नाम क्या होता है? अदालत का क्या मतलब होता है, मालूम है किसी को? किसको मालूम है? मतलब आओ। बड़े प्यार से वकील साहब बुलाते हैं, आओ आओ, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये ऑर्डर करा देंगे, वो ऑर्डर करा देंगे। आओ, हो गया। फिर 10 से दौड़ो, ल से लगाओ, पैसे देते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, और त से क्लाइंट हो जाता है तबाह। एक बार जरा कोर्ट का चक्कर लगा लो, देखो बुद्धि सबकी हरी हो जाती है। थाने का चक्कर लगा लो, बुद्धि हरी हो जाती है। और कहीं डॉक्टर के चक्कर में फंस गए, तब अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो जो प्रोफेशनल काम होता है वो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महंगा, बहुत ही टाइम टेकन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा, क्यों आप कोर्ट आना चाहते हो, कोर्ट के बाहर क्यों नहीं निपटवा लेना चाहते अपने मुकदमे को? और कोर्ट के बाहर जो निपटेगा उसका भी ऑर्डर वही तरह होगा जैसे कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। अब वो क्या क्या मामला है, जरा एक एक ध्यान से सुनो आप लोग। माध्यस्थ, आप मीडिएटर के थ्रू अपने मैटर को निपटवा लो। आप सुलहकर्ता के द्वारा अपने मैटर को निपटवा लो। आप लोक अदालत में अपने मैटर को निपटवा लो। आप अपने मैटर को ह्यूमन राइट्स कमीशन में निपटवा लो। आप अपने मैटर को बैकवर्ड कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन में निपटवा लो। आप महिला हैं, आप अपने मैटर को वुमेन्स कमीशन में निपटवा लीजिए। आप अपने मैटर को, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको कोई पीड़ा है, लोकायुक्त के यहाँ निपटवा लीजिए। ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए बना दी गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन, स्टेट वुमेन्स कमीशन, नेशनल एससी एसटी कमीशन, स्टेट एससी एसटी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, लोकपाल, जिसको हम लोग आम्बुस्टमैन कहते हैं, और स्टेट में आपको मिला हुआ है लोकायुक्त। ये कहा गया कि ये सब कोर्ट के बाहर। और साथ साथ आप कंज्यूमर हो, जो कंज्यूमर होता है उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये आती थी कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड के एक कानून से बंधे हुए थे। उस कानून का नाम था सेल्स ऑफ गुड एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम में हम लोगों का क्या नाम होता था, जो हम लोग कोई सामान खरीदते थे? सेल्स ऑफ गुड में हमको क्या कहा जाता है? नहीं नहीं, क्रेता। क्रेता को कहते हैं बायर, और दुकानदार को, बेचने वाले को विक्रेता, सेलर। और माल विक्रय अधिनियम में एक सिद्धांत है, क्रेता सावधान का नियम, पढ़ा है आप लोगों ने? कि जो क्रेता खरीदने वाला है उसी को सावधानी बरतनी है। इसीलिए हम लोग हर चीज को छांटते हैं, बिराते हैं, पूछते हैं। आप देखे होंगे दुकान पे जाती है महिलाएं, तो पूछती है सेब बढ़िया है, मीठा है? अच्छा बताओ, कौन दुकानदार कहेगा बड़ा खट्टा है, खराब है?
जो आप लोग पूछते हो, ये बताओ सेब ताजा है, सेब मीठा है, कौन कहेगा नहीं सड़ा है खराब है। आप लोग आलू खरीदते हो, आलू को भी छांटते हो। एक छोटी सी सामान भी आप लोग खरीदते हो तो उसको भी छांटते हो। ये हम लोग को ब्रिटिश पीरियड से दिमाग में भर दिया गया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 38, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है वो कहता है वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। तो हम लोग कैसे वेलफेयर स्टेट में आएंगे? हमारा तो आधा समय चला जाता था यही सब खरीदने में, छांटने में। कोई कहता था वहां पे चावल बहुत अच्छा मिलता है, कोई कहता था वहां पे तेल अच्छा मिलता है, कोई कहता था वहां देसी घी बहुत अच्छा मिलता है। तो परिवार में दिन भर लोग इधर उधर दौड़ते रहते थे। तब आया हम लोग के पास एक नया कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। और हम लोग का नाम दिया गया अब हम लोग का नाम क्या हो गया? कंज्यूमर, उपभोक्ता। जो पहले हमारा नाम क्रेता था, अब हमारा नाम हो गया कंज्यूमर। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में किसको प्रोटेक्ट किया गया था? माल विक्रय अधिनियम में किसको संरक्षण दिया गया था? विक्रेता को। तो विक्रेता क्या करता था? अपनी दुकान पर लिख देता था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। देखा होगा आप लोगों ने। उधार प्रेम की कैची है, सब लिख लिख के टांगे थे, क्योंकि उनको पूरा मिला हुआ था प्रोटेक्शन। आज नगद कल उधार, पता नहीं क्या क्या लिख लिख के टांगते थे। हमारी गवर्नमेंट ने बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना तब आया बिग बाजार और मॉल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ब्रिटेन वगैरह में ये 1960 के दशक में ही आ गया था मॉल का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे 2-2 किलोमीटर के मॉल, आप अंदर जाइए, सब सामान एक जगह आपको मिलता है। ट्रॉली में रखते जाइए, ट्रॉली में रखते जाइए और बाहर निकलिए। प्राइवेट, अगर अपनी गाड़ी है, नहीं तो प्राइवेट गाड़ी करके घर ले जाइए। जब मॉल धीरे धीरे बिग बाजार खुला तो जो रिटेलर थे, फुटकर विक्रेता थे, फुटपाथ पर बेचने वाले लोग थे, जो मोल भाव करने वाले दुकानदार थे, उनके यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि जो ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, ये फंडामेंटल राइट है। व्यापार, व्यवसाय और पेशा हम लोग का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 में। तो ये बोला गया मॉल खोल खोल के हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो ये बिग बाजार और मॉल का कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या करता है? लाइक करता है, इसी के बनाया गया है प्रोसेस में। अब आप लोग जब देखो मॉल से सामान खरीदते हो, बिग बाजार से सामान खरीदते हो, तो आप लोग को रिसिप्ट मिलती है। अगर आप 10 रुपए का भी सामान खरीदते हो तो भी कंप्यूटर की स्लिप मिलती है। उसमें लिखा रहता है कौन सा प्रोडक्ट, कितना उसका एमआरपी, सब लिखा रहता है। और ये भी लिखा रहता है कि अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न भी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि रिटर्न का वो स्पेसिफिक टाइम दे देता है, दोपहर वगैरह का, जिसमें कस्टमर कम होते बोलते आइए रिटर्न कर ले। तो ये जो हम लोग का सेल्स ऑफ गुड एक्ट का एक बहुत बड़ा धब्बा था, क्रेता सावधान का नियम, वो खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा खत्म हो गया है। वो आज भी जिंदा है, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को दे दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कहा गया नई सीपीसी में कि अगर आप कंज्यूमर हो और इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करिए जो बिग बाजार है, मॉल है, वो आपका सामान नहीं वापस कर रहा है, या जिस पैरामीटर का आपने खरीदा उस पैरामीटर का वो नहीं है, तो आप अपना सूट ले जाओगे कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट फोरम। सभी जिलों में बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, बहुत ही नॉमिनल फीस, और एक फिक्स टाइम के अंदर उसका डिस्पोजल हो जाता है।
तो नई सीपीसी में ये एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर आप कंज्यूमर हो तो अपने मैटर को आप ले जाके डिस्ट्रिक्ट फोरम में निपटवा सकते। डिस्ट्रिक्ट फोरम के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो स्टेट फोरम में अपील होती है। स्टेट फोरम की अपील जो होती है वो नेशनल फोरम पे होती है। यानी आपको डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और नेशनल तीनों जगह ये अधिकार मिला है कि कंज्यूमर अगर आप हैं तो आपको उसका रेमेडीज दिया जाए। अब देखो, कोर्ट को ये कहा गया कि जब आप किसी सिविल केस को सुन ले, सुनने के लास्ट जिस दिन आपने फाइनल हियरिंग कर लिया उसे 30 डेज के अंदर अपना डिसीजन दे दीजिए। कोर्ट को बोला गया कि जिस दिन आप अपनी फाइनल हियरिंग कर लेते, अंतिम सुनवाई कर लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 30 दिन के अंदर अपना निर्णय दे दीजिए। अब अगर कोई कोर्ट के सामने कैजुअलिटी आ जाती, मान लीजिए जज साहब 15 दिन की छुट्टी पर, कोई भी कैजुअलिटी आ जाती है तो 60 डेज। तो कोर्ट को अपना डिसीजन सामान्य स्थिति में अंतिम सुनवाई की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना डिसीजन दे दे। और अगर कोई कोर्ट के सामने प्रॉब्लम है तो वो अपना डिसीजन 60 डेज में दे सकता है। लास्ट में एक अमेंडमेंट और किया गया। वो अमेंडमेंट ये किया गया है कि जो सीपीसी के सेक्शन 100, सीपीसी के सेक्शन 100 में है सेकंड अपील, द्वितीय अपील। ध्यान रखना, क्रिमिनल केस में सेकंड अपील नहीं होती। सीपीसी के सेक्शन 100 में दिया गया है सेकंड अपील, द्वितीय अपील। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई केस धन संबंधी है, मनी से रिलेटेड है और 25,000 रुपए से कम का है, अगर कोई मनी से रिलेटेड सूट है और उस सूट में जो मनी का मैटर है वो 25,000 रुपए से कम है, सब्जेक्ट मैटर जो है 25,000 रुपए से कम है, तो उसकी सेकंड अपील नहीं होगी, उसकी सेकंड अपील नहीं होगी। अब देखिए, ये जो अमेंडमेंट है जब पार्लियामेंट में पास हो गया, संसद में पास हो गया, संसद में पास होने के बाद ये 1 जनवरी 2002 को 1 जुलाई 2002 को इसको इन्फोर्स कर दिया, प्रवर्तन कर दिया गया, लागू कर दिया गया। डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अमेंडमेंट इज 1 जुलाई 2002। अब देखिए, जब अमेंडमेंट किया गया है तो इसका एक वर्ग ने घोर विरोध किया, हाईली ऑब्जेक्शन। और वो कौन था? एडवोकेटों का एक एसोसिएशन है, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी। इस केस का नाम है, लिख लो आप लोग, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट। इस एसोसिएशन ने ये चैलेंज किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू ग्रेट अमेंडमेंट किया है सीपीसी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेट करती है। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट करती है। ये अमेंडमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। यह अमेंडमेंट अधिवक्ता अधिनियम, एडवोकेसी एक्ट 1961 का उल्लंघन करता है। फिर से सुनो, 3 बातों को चैलेंज किया गया। पहला, ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14, 19 और 21, 14, 19, 21 का उल्लंघन है।
दूसरा कहा गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। तीसरा कहा गया कि जो अधिवक्ता अधिनियम है 1961 का एडवोकेसी एक्ट है उसका उल्लंघन। उस समय बहुत ही चर्चित था ये मैटर, उस समय बहुत ही चर्चित था और हमें इसलिए खूब अच्छी तरह से याद है। हम उसमें ऑफलाइन क्लास ले रहे थे और ऑफलाइन क्लास में जो जो स्टूडेंट पढ़ते थे उसमें से आप लोगों ने एक से मुलाकात भी किया है, महेश शुक्ला से। महेश शुक्ला जो बिहार में एसीजीएम है, ये लोग स्टूडेंट थे उस समय 2003 में। तो उस समय क्लास बंद करके हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देने जा रहे। स्टूडेंट टीचर सब लोग बड़े एक्साइट थे, इतना बड़ा अमेंडमेंट और इतनी बड़ी रिट। करीब 12 बजे के आसपास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो ये रिट है इसको डिसमिस किया जाता है। रिट को डिसमिस किया जाता है और जो ये एसोसिएशन है इसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। पेनाल्टी इस बात के लिए लगाई जाती है कि आपने कोर्ट का मूल्यवान समय खराब किया। जो अमेंडमेंट हुआ है ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया है कि सिविल नेचर के सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, लोगों को जल्दी रेमेडीज मिले और जो हम लोग का लॉ का बेस है, लॉ ऑफ इक्विटी, इसमें हमारा सारा लॉ खड़ा हुआ है, चाहे हमारे देश का हो चाहे किसी देश का हो। लॉ ऑफ इक्विटी साम्य विधि। लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहती? डिले डिफीट जस्टिस। डिले डिफीट जस्टिस, विलंब न्याय को पराजित कर। तो ये कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि डिले नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहता है डिले नहीं होना चाहिए, एडवोकेसी एक्ट में भी कहा गया डिले नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ इक्विटी भी कहता है कि डिले नहीं होना चाहिए। क्यों आपको दिक्कत है? तो कोर्ट ने कहा कि डिसमिस की जाती, 1 लाख रुपए पेनाल्टी लगाई जाती है और फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी इस प्रकार के रिट नहीं लाई जाए। और कोर्ट ने कहा कि इसको इमीडिएटली लागू कर। तो ये जितने हमने आपको पॉइंट एक एक करके बताए हैं, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। डेट ऑफ एनफोर्समेंट याद रखिएगा और साथ साथ सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 के साइटेशन। मेंस में जैसे हमने बताया इस तरह आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। तो ये हम लोगों के CPC का बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो भी हमने आप लोग के सामने रखा। समझ में आ गया सबको? क्या चीज? आप PDF में देखना, 14 है पंकज, अभी PDF खोल के देखना। हमने सीरियल वाइज लिखा है, 14 अमेंडमेंट भेजा है हमने आपको। अब देखिए, ये तो हो गया CPC को फास्ट देने की वर्किंग। क्यों? क्रिमिनल लॉ में तो फास्ट वर्किंग है। क्रिमिनल लॉ में आप लोगों को क्या क्या मिला है? समरी ट्रायल मिला है 260 से 265 CRPC में। क्रिमिनल लॉ में आप लोगों को प्ली बार्गेनिंग मिला है 265A में। एक्यूज पर्सन क्या करे? विक्टिम से समझौता कर ले, मुकदमे को जल्दी से निपटवा ले। क्रिमिनल लॉ में कंपाउंडेबल ऑफेंस मिला हुआ है, समझौता योग्य, आप लोग समझौता कर लो। क्रिमिनल लॉ में सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज को। तो क्रिमिनल लॉ में तो बड़ी फास्ट वर्किंग कर दी गई। आपके CRPC में पहले से ही समरी ट्रायल था। CRPC में अमेंडमेंट करके 2005 में आपको दिया गया प्ली बार्गेनिंग, विवाद सौदेबाजी। आप लोग को दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट। कंपाउंडेबल ऑफेंस पहले से था।
तो जब सीआरपीसी में इतने ज़्यादा प्रोविज़न थे, तो सीआरपीसी के केस निपटने लगे फटाफट, फटाफट। समस्या सीपीसी के केस में थे, सिविल नेचर के केस में थे, वो अमेंडमेंट के पहले भी था। तो ये कहा गया इसको कैसे जल्दी किया जाए। तब हमारे पार्लियामेंट ने इन चीज़ों को एक-एक करके निगरानी करके लाया। और जो सबसे बड़ा चीज़ दिया गया है, वो दिया गया एडीआर। देखो जो लोग स्टूडेंट लॉ कर रहे हो, ड्यूरिंग एलएलबी हो, आप लोग का एक पेपर है एडीआर, अभी पढ़ना पड़ेगा एडीआर आपको। और साथ-साथ जब मूट कोर्ट आपकी लगेगी, 5 ईयर स्टूडेंटों की मूट कोर्ट चलती है, तो आपको मूट कोर्ट में एडीआर को भी प्रैक्टिकल के रूप में करना है। और आज काफ़ी केसेस एडीआर के थ्रू निपट रहे हैं। एडीआर समझ रहे हो आप लोग ना? वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। जैसे पहले क्या होता था, तलाक के मैटर आते थे को, बड़े भयंकर केसेस आते थे, तो बीच का रास्ता क्या निकाला गया? जो गौरव, जो डिवोर्स के मैटर फैमिली कोर्ट में आते हैं, तो बीच का रास्ता क्या निकाला गया? मीडिएशन। हस्बैंड वाइफ को भेज दिया जाता है मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन सेंटर का मतलब होता है समझाने बुझाने वाले लोग। जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो मैरिज कैसे होती थी? अरे सप्तपदी तो होती थी, सप्तपदी तो आज भी हो। तो होता क्या था, एक होता था मीडिएटर, जो लड़की वालों को भी जानता था, लड़कों वालों को भी जानता था। उस बेचारे को बड़ा पेशेंस रखना पड़ता था, दोनों को कम्युनिकेट करता था और मैरिज हो जाती थी। और अगर कोई विवाद होता था तब उन्हीं को पकड़ा जाता था, बुलाए जाते थे। कैसा है भैया, आप आइए जरा देखिए कि ये बवाल मचा हुआ है। और आपको ताज्जुब होगा, आते थे निपट भी जाता था। अब शादी कैसे होती है? कौन मीडिएटर है? ऐसे होती है शादी अब? हाँ, .com। पता चला उसने नंबर दिया, आपने नंबर दिया, शुरू। ठीक ना? ना उसका जड़ तना पत्ती, ना आपका जड़ तना पत्ती। ठीक, शादी कर लिए। चलो शादी कर लिए, 2-4 साल तो बड़ा अच्छा लगा, मीठा मीठा चिनगम। कैसे मालूम पंकज आपको? आपकी शादी हो गई? मत करना। हैं? तो इसीलिए एक सीएम है, एक पीएम है, दोनों ऐश कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि मीडिएटर तो है नहीं, और इतने डिवोर्स हो रहे हैं जिसकी कोई बात। तब ये देखा गवर्नमेंट ने, इतनी शादियां टूट रही हैं, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो बाकायदा एक बनाया गया मीडिएशन सेंटर। हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट क्या करती है, जब डिवोर्स का मैटर आता है रेफर कर देते हैं कि आप लोग जाइए मध्यस्थ के। तो वहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो एडवोकेट होते हैं। अगर वो सुलह करा देते हैं पति पत्नी में, तो इलाहाबाद में 3,000 रुपये उनको मिलते हैं एक केस, और नहीं कराते थे तो 0 रुपया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई बता, मैंने तो मेहनत किया, नहीं समझौता हुआ तो मुझे 0 रुपया क्यों मिलेगा? तब स्टेट गवर्नमेंट ने 1,500 रुपये कर। अगर मीडिएशन सेंटर में जो वकील साहब है, अगर पति पत्नी को समझा बुझा देते हैं, दोनों को एक कर देते हैं, तो उनको 3,000 रुपये फीस मिलती है एक मीडिएशन का। और अगर फेलोर हो जाते हैं तो 1,500 रुपये। तो अब बताओ, कोई 15 चाहेगा कि 3,000 चाहेगा? कौन वकील साहब है आधे फीस चाहेंगे कि 1,500 मिले? तो वो पूरी ताकत लगाते हैं
कि किसी तरह और काफ़ी केस निपट गए, काफ़ी केस निपट भी गए। तो ये वेलफेयर स्टेट का एक महत्वपूर्ण जो हम लोगों को मिला, एक चीज़ ये मिली, इसी को कहते हैं एडीआर। अब देखिए कुछ चीज़ें हम आप लोग को और बता देते हैं आज। देखिए जो सिविल नेचर का सूट होता है और क्रिमिनल नेचर का सूट, क्रिमिनल नेचर का सूट होता है लास्ट में जजमेंट, क्रिमिनल नेचर के सूट में होता है जजमेंट। जरा आप लोग याद करिए, आप लोग को 4 प्रकार का ट्रायल पढ़ाया गया था क्रिमिनल लॉ का। सेशन ट्रायल का जो जजमेंट है सेक्शन 235 में, 235 में। वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट का जजमेंट 248 में। समन ट्रायल का मजिस्ट्रेट का जजमेंट इस सेक्शन में होता था 255 में। समरी ट्रायल के जज का डिसीजन 263 में। अब आता है कि सिविल सूट में क्या होगा। सिविल सूट में जो जजमेंट होता है वो होता है डिक्री। डिक्री देखो, जिस भी पार्टीज के फेवर में सारे एविडेंस आ जाते हैं, अगर प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट की सारे बातों को प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, जिसको आप लोग को एविडेंस एक्ट में पढ़ाया गया, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। तो अगर प्लेंटिफ ने अपनी सभी बातों को साबित कर दिया तो प्लेंटिफ का नाम हो जाता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर, आज्ञप्तिधारी। और जो विपक्षी पक्ष का डिफेंडेंट है उसका नाम हो जाता है जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी। निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। कैपिटल मत बोलिएगा, बी साइलेंट रहता है। तब हमने आपको भेजा भी है, अभी देख लीजिएगा। और जो रेमेडीज थी, उपचार था, जो उसने मांगा था उपचार, जो शुरू में डिफेंडेंट नहीं दे रहा था, उसको कहते हैं जजमेंट डेट, निर्णित ऋण, न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया ऋण। अगर जिस चीज की मांग प्लेंटिफ कर रहा है उस चीज को प्लेंटिफ नहीं प्रूफ कर पाता बल्कि डिफेंडेंट अपने फेवर में प्रूफ कर देता है, तो डिफेंडेंट बन जाएगा डिक्री होल्डर। जिस चीज की डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ, लेकिन प्लेंटिफ उसको प्रूफ नहीं कर पाता बल्कि डिफेंडेंट अपने फेवर में उसको प्रूफ कर देता। ठीक, तो डिफेंडेंट प्रतिवादी कहलाएगा डिक्री होल्डर। जो प्लेंटिफ है वो कहलाएगा जजमेंट डेटर। और जो उपचार है वो हो जाएगा निर्णित ऋण। जैसे प्लेंटिफ कहता है कि ये मेरा मकान है, बी मेरा किराएदार है, बी से कहा जाए मकान खाली कर दो। सूट चलने लगा, बी ने ये प्रूफ कर दिया कि मकान तो मेरा है, बी जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है और उसने अपने फेवर में सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा दिए, खसरा लगाया, खतौनी लगाया, सब लगाया। तो जो बी है वो क्या हो जाएगा, डिक्री होल्डर। और अगर अपने फेवर में न तो प्रूफ कर पाया प्लेंटिफ और न डिफेंडेंट अपने फेवर में प्रूफ कर पाया तो वो केस हो जाता है खारिज, डिसमिस एंड डिफॉल्ट, डीडी। अब देखिए, अगर कोर्ट ने किसी को डिक्री होल्डर बनाया, चाहे प्लेंटिफ को बनाया चाहे डिफेंडेंट को बनाया, डिक्री के दिन से, जिस दिन डिक्री बनी, 30 डेज का टाइम दिया जाता है विपक्षी पक्ष का, जजमेंट डेटर को, कि आप 30 दिन के अंदर डिक्री का अमाउंट या डिक्री की जो सब्जेक्ट मैटर है, काइंड्स है, वो आप डिक्री होल्डर को दे दी। आप लोग को क्रिमिनल लॉ में पढ़ाया गया है कि जजमेंट होता है, अगर एक्यूज पर्सन को सजा हो गई तो जेल,
एक्यूज पर्सन को एक्यूटल कर दिया गया, घर जाओ। वहां पे बड़ा तेज चलता है, यहाँ पर धीरे चलता है। जो बनेगा निर्णित ऋणी, जजमेंट डेप्टर, जो मुकदमा हारेगा, उससे कहा जाता है 30 डेज के अंदर आप जो मुकदमा जीता है, जिसको कहते हैं डिक्री होल्डर, उसको आप डिक्री के अमाउंट को, डिक्री के काइंड्स को दे दो। अब देखो, अगर वो 30 डेज के अंदर दे देता है तो उसको बोलते हैं डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया, डिक्री का निष्पादन हो गया, डिक्री की शर्तों को लागू कर दिया। और अगर 30 डेज बीत गए और उसने डिक्री के चीज को वापस नहीं किया, तब जो मुकदमा जीता है, जिसको हम लोग डिक्री होल्डर कह रहे हैं, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने डिक्री का एग्जीक्यूशन कराए, डिक्री का निष्पादन कराए। और डिक्री का निष्पादन आप उसी कोर्ट से भी कहेंगे, या डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी कोर्ट को डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए एथराइज किया, किसी सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट जज ने एथराइज किया है कि आपके द्वारा जितनी भी डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन कराया जाए, तो डिक्री होल्डर को अपने डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए एग्जीक्यूशन कोर्ट में एप्लीकेशन दे, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पढ़ते हो ना आप लोग रिट में? यही चीज होता है एक्सक्यूशन ऑफ द डिक्री। दूसरी तरफ जो मुकदमा लूज किया है, जो मुकदमा हारा है, उसको ये अधिकार है डेट ऑफ डिक्री, जिस दिन डिक्री बनी है आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप 30 डेज के अंदर चाहो तो अपील कर दो या तो रिवीजन कर दो। इसके अगेंस्ट? डिक्री होल्डर के अगेंस्ट। हम हमको सिविल कोर्ट का जजमेंट मंजूर नहीं है, हम डिक्री का अमाउंट नहीं देंगे, हम डिग्री के अंदर कहे गए काइंड्स को नहीं देंगे, बल्कि हम चैलेंज करेंगे। और जो चैलेंज होता है दो चीज, या तो अपील और या तो रिवीज। इसीलिए एग्जीक्यूशन के लिए भी 30 डेज रखा गया है, डिक्री के अपील के लिए भी 30 डेज रखा गया। अब अगर अपीलेट कोर्ट में अपील एडमिट हो गई या रिविजनिस्ट कोर्ट में रिवीजन एडमिट हो गई, तब क्या होगा? अगर अपीली न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया सुनने के लिए, रिविजनिस्ट कोर्ट पुनरीक्षणीय न्यायालय ने पुनरीक्षण को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा? तब होगा, हाँ, तब जो डिक्री का एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड, रोक दिया जाए। कब तक? जब तक अपीलेट कोर्ट या रिविजनिस्ट कोर्ट का जजमेंट नहीं आ। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इतना आज हमको पढ़ाना था आप लोग को। जो चीज़ न समझ में आई हो उसको पूछ लो। इसके बाद पीडीएफ खोल लेना, ये नहीं क्लास ख़त्म तो उठ के भागे बच्चों की तरह। पीडीएफ खोल लेना आप लोग, पीडीएफ को एक एक लाइन पढ़ना, जो हमने बोला है सब लिखा है उसमें। उसके बाद अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि पूछना है, तो उसको क्वेश्चन मार्क बना लेना। आप चाहे तो बैच 3 में ग्रुप में डाल देना, जब हम खाली रहते तो आंसर दे देंगे। आपको लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट पूछेंगे, तो कल क्लास में। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि जहाँ तक आज कोर्स पढ़ाया गया है, देखो क्रिमिनल लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो क्रिमिनल लॉ तो आप लोग को खूब अच्छा लगता है। ये जो सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ की अपेक्षा थोड़ा कम अच्छा है। तो आपको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट जगाना है। जैसे अभी हमने कहा था ना, मूवी क्यों याद रहती है? बोलो। जो आप लोग मूवी देखते हो, 15 साल पहले की भी मूवी आपको याद होगी। इसका रीज़न क्या है? कि जिस दिन आप मूवी देखने जाते हो उस दिन पहले माइंड मेकअप करते हो कि आज हमको मूवी। अगर आप लोग अपने समय में देखे होंगे ना,
कोई लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखा आमिर, नई फिल्म? कश्यप, आप तो यंग बॉय है भाई, कौन कौन सी मूवी देखे लेटेस्ट में? सर मैं पुष्पा? कौन सी मूवी है, कौन था भाई उसमें एक्टर वगैरह? हैं? याद है पूरी स्टोरी? पूछेंगे नहीं, बस ऐसे बता दो। तो देखो क्यों याद रहती थोड़ा है। याद ठीक है, हम लोग अपने बचपन में 9th 10th में भी अगर कोई मूवी देखे तो वो भी आज याद है, चाहे थोड़ा याद है। देखो होता क्या है कि उसमें हम लोग को इंटरेस्ट जगाया जाए। पहले माइंड मेकअप किए, फिर गए थिएटर में बैठे, थिएटर को डार्क किया गया, और हमारे माइंड को कहाँ कंसंट्रेट कर दिया गया? थिएटर के पर्दे पर। और हम बड़े ध्यान से थिएटर में पर्दे को देख रहे हैं। तो हमारा जो जितनी मूवी की स्टोरी होती है सब हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। और जब एलएलबी में सीपीसी पढ़े तब कैसे पढ़े? एक आती है 20 क्वेश्चन, भाई आप लोग खरीदते हो ना, 20 क्वेश्चन लिखा रहता है, और उसको पढ़ते भी और ले भी जाते हो, फाड़ फाड़ के जो लिख सके लिख लिए। एलएलबी का एग्जामिनर बड़ा दयालु, सबको पास कर दे। अब आप लोग बताते हो कुछ को फेल करता है, लेकिन हम लोग के समय बड़ा दयालु, कहता है ऐसा करो 100 नंबर में 33 दे दो, पास तो हो जाए। अब आ गए जुडिशरी। कहाँ से कर रहे हो आप? लखनऊ यूनिवर्सिटी से? तो डियर कश्यप अब कहीं नकल नहीं हुई, आप ही नोट कर लो। अब तो एडमिशन पाना लाले पड़े हैं, और नकल तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात। नकल वही होता है जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह खोले हैं, जहाँ क्लासेस नहीं चलती। तो देखो, अब वही जो आपको 33 नंबर दे के एग्जामिनर पास किए थे वही बैठेंगे इंटरव्यू में। अब वो हो गए प्रोफेसर, सीनियर हो गए। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि वो आप सीपीसी उनको खूब डिटेल में बताइए, कैविएट क्या होता है, डिग्री होल्डर क्या हो, सब आपसे पूछे। तो ये जो गैपिंग है, जो हमने लॉ के पेपर को बहुत अच्छी तरह से नहीं तैयार किया, और हमारा ड्रीम है क्या है, जज बनने का। बीच में क्या है, खाई, बहुत गहरी खाई। तो वो खाई में आपको क्या करना है कि रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। एक दिन क्या होगा, उसका जो खाई है उसकी लेवल ऊपर हो जाए। जितने भी हमारे अंदर डिफेक्ट्स हैं, जुडिशियल माइंड कमज़ोर है, वो एक दिन ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो उसी दिन आप बन जाओगे जुडिशियल ऑफिसर। तो आपको क्या करना है, वो खाई को कैसे ऊपर लाना है, मैक्सिमम टाइम पढ़ो। जितना आपके पास ज़रूरत हो उतना ही टाइम फिल करो, बाकी टाइम आप पढ़ो। 10 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। जब आप ऐसे करोगे, और कम से कम 7 8 महीना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हमें लॉ की बारीकियां मालूम हो। बोलो बोलो पंकज। दोनों पढ़ो, जो जल्दी से समझ में आ जाए। कमेंट्री पढ़ोगे तो चटपटा रहता है, समझ में आ जाएगा, तब बेयर पढ़ो। हाँ तो टेक्स्ट बुक में तो खुद ही सब बेयर की चीज़ दी है, टेक्स्ट बुक पढ़ो आप। टेक्स्ट बुक में बेयर की सब चीज़ दी रहती है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक बेयर में अलग से कुछ दिया है, सब टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। देखो अगर जिसके पास बुक ना हो सीपीसी की, वो बुक परचेज। सबसे अच्छी किताब है टीपी त्रिपाठी की, सर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। और जिसको इंग्लिश में और अच्छी किताब चाहिए, वो वो क्या है,
टकवानी क्या नाम है उनका? हाँ, टकवानी ही नाम है। बुक्स होनी बहुत जरूरी, तो आप लोग इसको पढ़ो। हाँ बोलो भाई। एडीआर कोर्ट के बाहर होता है, कोर्ट में थोड़ी नहीं एडीआर होता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला का मैटर है, तो आप वुमेन्स कमीशन में एप्लीकेशन डाल दीजिए। वुमेन्स कमीशन का आपको एड्रेस कहाँ मिलेगा? गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसका पोर्टल मिल जाएगा, उस पर आप अपनी बातों को टाइप करके भेज दीजिए। और आपको, और सुनिए, आप जब भेजेंगे तो आपको डे बाय डे का डेवलपमेंट पता चलेगा। आज आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची, उसमें क्या हुआ। जैसे आप लोग सीएम, जो चीफ मिनिस्टर का पोर्टल बना हुआ, अगर उसमें भी कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको उसको डे बाय डे का पता चलेगा डेवलपमेंट। तो एडीआर का मतलब होता है न्यायालय के बाहर। और सुनो, अगर कोर्ट आप चले ही गए हो और आप चाहते हो कि मेरा मैटर जल्दी निपट जाए, तो लगती है लोक अदालत। जैसे 12 मार्च को लग रही है लोक अदालत, 12 मार्च को पूरे भारतवर्ष में लोक अदालत लग रही है। आप चाहते हो कि मैं मैटर अपना जल्दी निपटवा लूँ, तो 12 मार्च को लोक अदालत निपटवा लो। पूरे भारत में लग रही लोक अदालत। तो ये तो हमें तय करना है कि हम अपने मैटर को कैसे निपटवाएं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एडीआर। और किसी कुछ पूछना है? कैविएट का मतलब ये होता है कि जो पक्षकार मुकदमा को जीत गया है, वो चाहता है कि मेरा ऑर्डर स्टिल रहे, बना रहे। क्योंकि अगर अपोजिट पार्टी ने अपील कर दिया और आप उस दिन अपीयर नहीं हुए और अपील एडमिट हो गई, तब क्या होगा? आपका जो ऑर्डर है जिसमें आप जीते हो, वो टिल फर्दर रुक जाएगा। तो इसमें डिक्री होल्डर को सचेत किया जाता है कि आप अगर चाहते हो कि आपकी डिक्री स्टिल रहे, बनी रहे, आप क्या करो, एक एप्लीकेशन डाल दो कैविएट की, इसमें अपीलेट कोर्ट में रिवीज। एंटीसिपेटरी बेल तो आप नहीं कह सकते, वो चूंकि एंटीसिपेटरी बेल तो दूसरी चीज होती है। इसको आप ये कह सकते हो कि जीते हुए पक्षकार को सचेत करना, जो डिक्री होल्डर है उसको सचेत करना कि आपकी डिक्री बनी रहे। जैसे आप लोग वैक्सीन लगवाए कोरोना की, क्यों लगवाए? हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। देखो, वैक्सीन का मतलब ही नहीं था कि आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन का मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ताकि कोरोना का वायरस जब हमारे ऊपर अटैक करे तो हम प्रभावित न। फिर आपने देखा सेकेंड डोज लगा और इम्यूनिटी बढ़ा दी गई, और जो फ्रंट लाइनर थे उनको दिया गया बूस्टर डोज। आपको कोरोना का डायरेक्ट सामना करना है ना। तो जैसे ये प्रोटेक्शन दिया, इसी प्रकार डिक्री होल्डर को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है कैविएट। क्यों? आप किसी को अपील करने से नहीं रोक सकती, आप अपोजिट पार्टी को रिवीजन करने से नहीं रोक सकते। जैसे कोरोना आप पे अटैक करेगा, आप रोक नहीं सकते, बस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी प्रकार अगर डिक्री होल्डर चाहता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, अपील का और रिवीजन का मैं सामना कर सकूं, तो आप फाइल कर दो। तो फाइल करने का फायदा ये होगा कि जिस दिन वो अपील करेगा, रिवीजन करेगा, तो आपको सूचना भेजी जाए, नोटिस आएगा कोर्ट से, आपके मामले में अपोजिट पार्टी ने अपील फाइल कर दिया, ये डेट फिक्स हुई है, और इस फिक्स डेट पर आप अपने एडवोकेट के साथ अपील। तो जब आप अपीयर होंगे अपने एडवोकेट के साथ, तो आप उसके अपील का विरोध करेंगे ना, उसके रिवीजन का विरोध करेंगे ना। और अगर आप अपने विरोध में सफल हो गए तो उसकी अपील डिसमिस हो जाएगी, रिवीजन डिसमिस हो जाएगी। और उसका अपील डिसमिस हो गई, रिवीजन डिसमिस हो गई, तो आपको क्या फायदा मिला?
जो हम मुकदमा जीते हैं वो मेंटेन रहे, जो मुकदमा हम जीते हैं वो मेंटेन रहे। ठीक है, देखो इसका एक एग्जाम्पल हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, कोरोना वैक्सीन का। इसको आपको रिलेट कर लो, पढ़ लो। ठीक है, चलिए कल हम लोग मिलेंगे फिर 8 बजे। जिसको पूछना होगा बैच में डाल देंगे। थैंक यू। आप लोग को एक अपडेट ये देनी है कि सर लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोगों को 2 प्रकार की क्लास डेली मिलती है, एक स्पेशल क्लास और एक प्लस क्लास। जो लर्नर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करते हैं फिर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और वो कंपटीशन में सिलेक्शन जरूर पा जाते हैं। ये अनअकैडमी की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एक जो बैच इस समय लिया जा रहा है एब्सोल्यूट लॉ 1.0, ये जुडिशरी का फुली डिवोटेड बैच है। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, आप लोग इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। अनअकैडमी की ओर से 2 टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए कराई जाती है 9 AM 9 बजे सुबह। एक्सेलरेट 1.0 जो लॉ के पेपर्स की होती है, और जो चैलेंजर सीरीज है ये एवरी सैटरडे और संडे को होती है वीकली करंट अफेयर्स की। ये स्टूडेंट आप अनअकैडमी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अनअकैडमी जुडिशरी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि हर्ष बिहारी सर कैसे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप फ्री क्लासेस में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 12 बजे सर आप लोग की फ्री क्लासेस लेते हैं डेली। इस समय IPC के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप आके जोड़ सकते हैं। अनअकैडमी के जो प्लस के सब्सक्रिप्शन हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। जब आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी आपको अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। और इसके लिए आपको जब आप फीस स्ट्रक्चर देख लें, जो आप बेस्ट लगे सेलेक्ट कर लें। अगर आप एक कोड को यूज़ करते हैं, यूज़ कोड HB लाइव, H मतलब हर्ष, B मतलब बिहारी, हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। अगर आप कोड को यूज़ करते हैं तो आपको फीस स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिल जाएगी। यह स्टूडेंट अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो मौका हम लोगों को मिलता है, वो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है। और अनअकैडमी का हम लोगों का 2 जगह हम लोग को मिलता है, एक यूट्यूब चैनल है और दूसरा टेलीग्राम है। यह स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़ी जो भी आपको लेटेस्ट जानकारी होगी, लीगल जानकारी होगी, वो आपको जब भी जल्दी से जल्दी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको आगे की सारी जानकारियाँ फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।